मैंने सुना है कि तेरे घर वाले तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ यार, सुना तो तूने ठीक है, और कह तो तू ऐसे रही है जैसे तुझे ये सब कहीं बाहर से पता चला हो। अभी अभी मैंने ही तुझे इस बारे में बताया है। अरे हाँ, वो तो मैं तेरे साथ मजाक कर रही हूँ, लेकिन एक बात बिल्कुल सीरियसली बोलूंगी। शादी ऐसे ही घर में करियो जहाँ पर तेरी कोई ननद ना हो। मैं तो ऐसे घर में शादी करके बहुत बुरी फंस गई हूँ, जहाँ मेरी दो दो नंदे हैं। दोनों की दोनों एक से बढ़कर एक है। शुक्र है कि एक की तो शादी हो चुकी है, लेकिन दूसरी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जब देखो तब सांप की तरह मेरे सर पर कुंडली मारकर बैठी रहती है। अरे पहले मेरा रिश्ता तो तय हो जाने दे। तू तो शादी होने से पहले ही मुझे इतना डरा रही है। तेरे डर से तो मुझे लगता है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। मोनिका की सहेली भी उसके मन में नंद का ऐसा डर बैठा देती है कि मोनिका तो नंद के नाम से ही डरने लग जाती है। वो दिन रात बस यही दुआ करती रहती कि जहाँ पर भी उसकी शादी हो वहाँ पर उसकी कोई नंद ना हो। लेकिन होता तो बिल्कुल इसका उल्टा है। मोनिका की जिस घर में शादी होती है वहाँ पर उसे बिन ब्याही ननद मिल जाती है। मोनिका अपने गृह प्रवेश के समय अपनी ननद को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने आपसे इतनी प्रार्थना की, आपके इतने व्रत रखे कि मुझे नंद वाला ससुराल ना मिले, लेकिन आखिर में आपने मुझे ऐसा ही ससुराल दिया जहाँ पर मेरी बिन ब्याही ननद बैठी हुई है। पता नहीं अब ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। कहीं ये भी निधि की नंद की तरह ही मेरा जीना हराम तो नहीं कर देगी। अरे भाभी, आप दरवाजे पर खड़ी होकर क्या सोच रही हो? अंदर तो आ जाओ। अरे अंदर तो वो तब आएगी जब तू उसके लिए आरती की थाली लेकर आएगी। अरे हाँ, आरती की थाली लाना तो मैं भूल ही गई। बस आप 2 मिनट रुकिए, मैंने बहुत अच्छी तरह आरती की थाली सजा कर रखी है। पिंकी जल्दी से जाकर आरती की थाली लेकर आती है। वो अपने भैया भाभी की आरती उतारकर उन्हें अपने हाथ से मिठाई खिलाती है। अरे भाभी के आते ही भाई को भूल गई। मैं भी तो यहाँ पर मिठाई खाने के लिए खड़ा हूँ, मुझे भी तो मिठाई खिला। आप अंदर जाकर मिठाई खा लेना। मैंने ये मिठाई स्पेशली भाभी के लिए बनाई थी, इसलिए ये बस वही खाएंगी। आपको मिठाई खानी है तो आप दूसरी वाली खा लेना। निधि जैसे कह रही थी, मुझे तो मेरी ननद वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन क्या पता ये सबके सामने मेरे साथ अच्छा बनने का दिखावा कर रही हो, क्योंकि निधि भी कह रही थी कि सबके सामने तो शुरू में सारे लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। अरे भाभी, आप फिर से अपने मन में क्या सोचने लग गई? लगता है आप सोच रही हो कि आपको कितनी अच्छी नंद मिली है। वैसे अच्छी तो मैं हूँ, इसलिए आपको मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अंदर आ जाइए। मोनिका घर के अंदर आ जाती है। अगले दिन घर के रस्मों के अनुसार मोनिका की आज पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए सब लोग उसके सामने अलग अलग खान की फरमाइश रखना शुरू कर देते हैं। देखो मोनिका, मुझे तो नाश्ते में आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे लिए आलू के पराठे ही बनाना, और हाँ, साथ में मेरे लिए बूंदी का रायता भी बना देना। अरे तुझे तो आलू के पराठे पसंद है, लेकिन बहू, मुझे तो नाश्ते में गरम गरम आलू की भाजी और पूरियां खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए तो तू अपनी पहली रसोई में वही बनाना। अरे तुम लोगों ने सब कुछ अपनी अपनी पसंद बता दी है, लेकिन मेरी पसंद का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो इसी बहाने मैं भी अपनी पसंद का कुछ खा लूंगा। मुझे तो खाने में आज सुबह दाल बाटी खाने का मन कर रहा है, तू मेरे लिए दाल बाटी बना दे। अरे अरे अरे, आज भाभी की पहली रसोई है तो आपने तो रेस्टोरेंट की तरह यहाँ पर उन्हें ऑर्डर पर ऑर्डर देना शुरू कर दिया। बेचारी मेरी भाभी अकेली कितना खाना बनाएंगी। अच्छा, अगर तुझे अपनी भाभी पर इतना तरस आ रहा है तो जाकर उसकी मदद कर दे, क्योंकि रसोई की पहली रस्म में तो सबकी पसंद का खाना ही बनता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आपको क्या लगता है मैं खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद नहीं कर सकती? चलो भाभी, मैं भी खाना बनवाने में आपकी मदद करती हूँ। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया कि आज ये खाना बनाने के लिए मान गई, वरना अगर हम इसे पानी उबालने के लिए भी कह दें तो ये रसोई तक नहीं जाती। वाह बेटा, भाभी के आते ही तूने तो अपनी पार्टी ही बदल ली। अरे आपको क्या पता, मैं कितने सालों से अपनी भाभी के आने का इंतजार कर रही थी। अब जब फाइनली भाभी आ गई है तो मैं तो अपना सारा टाइम अपनी भाभी के साथ ही बिताऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे किचन में खाना बनवाकर उनकी मदद करनी पड़े या उनके साथ लगकर ढेर सारे कपड़े धोने पड़े। पिंकी की बात सुनकर मोनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पिंकी किचन में जाकर खाना बनवाने में मोनिका की पूरी मदद करवाती है। भाभी, वैसे मुझे किचन में ज्यादा काम करना तो नहीं आता, लेकिन मैं बाटी के लिए आटा गूंद देती हूँ और सारी सब्जियाँ भी काट देती हूँ। पूरियाँ बनाने का काम खुद कर लूंगी, बाकी जितने भी बर्तन इकट्ठा होंगे मैं सब धो दूंगी। नहीं पिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो।
अरे नहीं नहीं भाभी, इसमें परेशानी कैसी? आप भी इतना सारा काम करोगी तो परेशान हो जाओगी, इसलिए काम जितना बांट कर किया जाए उतना अच्छा। पिंकी के व्यवहार से मोनिका का दिल बहुत खुश हो जाता है। मोनिका की बनाई हुई पहली रसोई भी सभी को बहुत पसंद आती है। पिंकी मोनिका के साथ लगकर किचन का सारा काम करवाती है। कुछ दिन बाद, अरे भाभी, आपकी शादी को इतने दिन हो गए लेकिन आप अभी तक मेरे साथ एक बार भी शॉपिंग पर नहीं गई। चलो ना, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। मार्केट में इतने अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं, आप अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले लेना। आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन पिंकी, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए शायद मम्मी पापा मुझे मार्केट जाने नहीं देंगे। नई बहू को ज्यादा घर से बाहर नहीं भेजते ना। अरे ऐसे कैसे नहीं भेजेंगे, मैं हूं ना बात करने के लिए। आप किसी बात के बारे में मत सोचो, आप बस मेरे साथ चलो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पिंकी अपने मम्मी पापा से बात करके मोनिका को मार्केट ले जाती है और वहाँ पर वो दोनों खूब सारी शॉपिंग करते हैं। पिंकी के साथ शॉपिंग करके मोनिका को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी चीजें खरीदते हैं। तभी कुछ दिन बाद पिंकी को अपने भैया भाभी के लड़ने की आवाज आती है। अरे मोनिका, मैंने तुम्हें बोला ना मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं आज मूवी देखने नहीं जा सकता। हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आप एक बार भी मुझे मूवी दिखाने के लिए नहीं लेकर गए। मैं जब भी आपको मूवी दिखाने के लिए बोलती हूँ तो आपका काम का बहाना हमेशा बीच में आ जाता है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे यार। क्या अरे यार भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी, आपको भैया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इत्तू से भी शर्म नहीं आती ना? यहाँ भाभी आपके लिए हर रोज इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, आपकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है, और आप हो कि उन्हें एक मूवी दिखाने के लिए नहीं लेकर जा सकते। आपने तो मेरा नाम डुबा दिया भैया। तू ना यहाँ पर खड़ी होकर ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। एक तो ये पहले से ही भड़की हुई है, ऊपर से तू आग में घी डालने का काम कर रही है। क्या मैं भड़की हुई आग में घी डालने का काम कर रही हूँ? इसका मतलब आप भाभी को आग बोल रहे हो। देखो भाभी, भैया आपको क्या बोल रहे हैं। हाँ देखा पिंकी, मैंने बहुत अच्छे से देखा। अरे मेरी माँ, क्यों हम दोनों की लड़ाई करवाना चाहती है तू? चुप हो जा प्लीज, और तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें मूवी दिखाकर लेकर आता हूँ, वरना पता नहीं तुम दोनों मेरा क्या हाल करोगी। जतिन की बात सुनकर मोनिका और पिंकी एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। कुछ दिन बाद, अरे क्या बात है, आज इतनी देर हो गई, भाभी अभी तक बाहर नहीं आई। मैं ही रूम में जाकर देख लेती हूँ। पिंकी जैसे ही मोनिका के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मोनिका अभी तक अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। अरे भाभी, आपको आज क्या हो गया? हर रोज तो आप इतनी जल्दी उठ जाती हो, लेकिन आज अभी तक बिस्तर पर, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं पिंकी, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। ओहो, भैया भी घर पर नहीं है। आप मुझे पहले बता देती ना, मैं आपके लिए दवाइयाँ भी ले आती। आप रुको, मैं अभी थर्मामीटर लेकर आती हूँ। पिंकी थर्मामीटर से मोनिका का बुखार चेक करती है। शुक्र है कि आपको ज्यादा तेज बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए गरम गरम सूप लेकर आती हूँ, उसके बाद आप दवाई खा लेना। पिंकी मोनिका के लिए गरम गरम सूप के साथ चीज टोस्ट भी लेकर आती है। ये लीजिए, मैं आपके लिए चीज टोस्ट और गरम गरम सूप लेकर आई हूँ, इसे जल्दी से खा लो, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। पिंकी मोनिका को खाना खिलाकर उसे दवाई दे देती है। वो मोनिका को अपने गोद में लटाकर उसका सर दबाने लगती है। तभी मोनिका उठकर पिंकी से कहती है, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी नंद मिली। मेरी सहेली ने शादी से पहले मुझे इतना डरा कर रखा था कि मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे नंद वाला ससुराल ना मिले, लेकिन अगर नंद तुम जैसी है तो 7 जन्म ऐसा ही ससुराल मांगूंगी जहाँ तुम जैसी नंद हो। तुम मेरी ननद से बढ़कर मेरी सगी बहन जैसी हो जो मुझसे इतना प्यार करती है। अरे भाभी, मुझे ना ऐसी इमोशनल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप मुझे ना सेंटी मत करो, वरना मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा। पिंकी की बात सुनकर आंखों में आंसुओं के साथ मोनिका के चेहरे पर हंसी भी आ जाती है। मोनिका को आखिरकार नंद के रूप में भी एक सगी बहन जैसी चिंता करने वाली पिंकी मिल जाती है। मोहनपुर नाम के गाँव में बिरजू अपनी पत्नी शांति और बेटी संगीता के साथ रहता था। उसकी बेटी संगीता को बचपन में ही एक बीमारी हो गई थी, जिस कारण उसका बाकी शरीर का कद तो ठीक तरह से बढ़ा, लेकिन उसके पैर किसी बौने इंसान की तरह रह गए। जो भी उसे देखता तो उसे बौने पैर वाली कहकर खूब चिढ़ाता।
अब संगीता की शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन उसके छोटे पैरों के कारण कोई भी लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं था। माँ, जो भी लड़का मुझे देखने आता है मेरे छोटे पैरों की वजह से मुझसे शादी करने से मना कर देता है। पता नहीं भगवान ने मेरे पैरों को ऐसा क्यों बनाया। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह खुद को दोष मत दे। इस दुनिया में भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है, तो तेरे लिए भी एक अच्छा जीवन साथी चुना होगा। बस थोड़ा सब्र रख। कुछ दिनों बाद शांति की एक पड़ोसन निर्मला संगीता के लिए एक रिश्ता लेकर आती है। जब लड़के वाले संगीता को देखने आते हैं तो उसकी माँ उसे लंबी हील पहना देती है। माँ, ये तो गलत है। तुम अभी तो मुझे ये हील वाली सैंडल पहना दोगी, लेकिन जब शादी के बाद उन्हें पता चलेगा कि मेरे पैर छोटे हैं तब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, चुपचाप इन्हें पहनकर बाहर चल। इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से जाने नहीं दे सकते। संगीता अच्छी सी साड़ी और हील पहनकर बाहर जाती है। देखने में संगीता बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो उन्हें तुरंत ही पसंद आ जाती है। उन्हें उसके छोटे पैरों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ समय बाद संगीता की शादी हो जाती है, लेकिन उसकी मुंह दिखाई वाले दिन। संगीता बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है तो ये लाल वाली साड़ी पहनकर अच्छी तरह तैयार हो जा, पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। अपनी सास के कहने पर संगीता लाल रंग की साड़ी पहनकर अच्छी तरह सज धज कर तैयार हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही अपनी हील पहनने लगती है तो देखती है कि उसकी एक हील टूट गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरे पास तो ये एक जोड़ी हील ही थी, वो भी टूट गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी। अगर मैं ऐसे बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे पैर छोटे हैं। संगीता इस वजह से बहुत परेशान हो जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी सास उसे आवाज लगाती है, तो संगीता फ्लैट सैंडल पहनकर ही बाहर चली जाती है। जब आस पड़ोस के सभी औरतें उसे देखती है तो देखते ही रह जाती है। अरे शकुंतला, तुमने तो कहा था तुम्हारी बहू लाखों में एक है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा। अरे क्या नहीं लग रहा विमला बहन, है तो शकुंतला की बहू लाखों में एक। इतनी बौनी बहू तो लाखों में एक ही हो सकती है। लेकिन शकुंतला बहन, आखिर ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने बेटे की शादी इससे करवानी पड़ी। तुम्हारा बेटा इतना सुंदर है, अच्छा कमाता है, ना कि कोई नशा करता है। उसके बाद भी तुमने अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की ढूंढी। ये तो सिर्फ चेहरे से ही सुंदर है, वरना इसकी कदकाठी तो देखो। हमारे राजेश से आधी भी नहीं लगती है ये तो। दोनों साथ में चलते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी बहू लाकर तो तुमने अपना ही मजाक बनवा लिया। पड़ोस की औरतों की बात सुनकर शकुंतला को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे भी इस बात का अभी ही पता चला कि उसकी बहू बौनी है। लेकिन वो पड़ोसियों के सामने ऐसा कुछ पता नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए वो बात घुमाते हुए कहती है, नहीं नहीं बहनों, तुम मेरी बहू के बारे में ऐसे मत बोलो। भले ही मेरी बहू कद से छोटी है, लेकिन सर्वगुण संपन्न है। ऐसी बहू का भी क्या फायदा जो कदकाठी में अच्छी हो, लेकिन बड़ों की इज्जत करना ही ना जाने। मेरी बहू भले ही बौनी है, लेकिन एकदम सुशील और संस्कारी है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे राजेश को ऐसी पत्नी मिली। अच्छा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। चलो बहनों, हम अपने अपने घर चलते हैं। सभी पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद शकुंतला उसे कुछ कहने वाली ही होती है कि तभी उसका बेटा राजेश भी वहाँ पर आ जाता है। अच्छा हुआ बेटा जो तू भी समय पर आ गया। जरा देख, इसके घर वालों ने कितना बड़ा झूठ बोला हम लोगों से इसका ये बोना कद छुपाकर इसकी शादी तुझसे करवा दी। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई तुझसे शादी करके। संगीता का छोटा कद देखकर राजेश भी हैरान रह जाता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो उसे बोले तो क्या बोले। वो माँ जी, मैंने अपनी माँ से कहा था कि उन लोगों से मेरा कद छुपाना सही नहीं है, लेकिन अब क्या लेकिन वेकिन कर रही है। अब तो तू कुछ भी बहाने बनाती रहे। तुझे जो करना था वो तो तूने कर लिया। छोड़ो माँ, अब जो हो गया सो हो गया। इसका कद छोटा होने से इसके व्यवहार में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अगर इसका कद लंबा होता तो भी ये तुम्हारी उतनी ही इज्जत करती जितनी अभी कर रही है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
संगीता को अपने पति राजेश के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है। राजेश तो कभी संगीता को उसके छोटे पैरों के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे उसके छोटे पैरों के लिए खरी खोटी सुनाती रहती। कभी कोई मेहमान घर पर आता तो वो भी उसका बहुत मजाक उड़ाता। अरे शकुंतला बहन, मैं तो तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहू को देखने आई थी। मुझे क्या पता था बहू के नाम पर तुम घर में किसी छोटे बच्ची को लेकर आ गई हो। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। शकुंतला की सहेली सुमित्रा तो ऐसा बोलकर चली जाती है, लेकिन शकुंतला उसकी बात से आग बबूली हो जाती है और उसके घर से जाते ही संगीता को खूब सुनाती है। तेरी वजह से लोग मुझे मेरे घर में ही आकर चार बातें सुनाकर जाते हैं। लोगों के घर में नई बहू आती है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन तुझे देखकर तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मेरे बेटे से तुझे तलाक दिलवाकर उसकी दूसरी शादी करवा देती, लेकिन उसे न जाने तुझ में ऐसा क्या दिखता है। मैं तो तुझे कभी अपनी बहू मानूंगी ही नहीं। संगीता को अपनी सास की इन बातों से बहुत ठेस पहुंचती है। वो रसोई में खाना बनाते हुए रोने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है, तो वो दरवाजे पर जाकर देखती है तो एक गरीब बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आप बस 1 मिनट रुकिए अम्मा, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। संगीता उस बूढ़ी औरत के लिए ताज़ा खाना लेकर जाती है। बूढ़ी औरत उस खाने को खाकर बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज पहली बार मुझे किसी ने इतनी इज्जत से खाना खिलाया है। तुम बहुत नेक दिल की हो। अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांग सकती हो। मेरा आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है। अम्मा, वैसे तो हम लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे पास लंबे पैर नहीं हैं। हर कोई मुझे बोनी बोनी कहकर चिढ़ाता है। मेरे कद की वजह से मेरी सासू माँ हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकती है जिससे मेरा कद लंबा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जब भी चाहोगी तुम्हारा कद लंबा हो जाएगा और तुम जब भी चाहोगी अपने सामान्य कद में आ जाओगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। तभी कुछ दिन बाद संगीता की सास शकुंतला किचन में कुछ ढूंढ रही थी। माँ जी, आप क्या ढूंढ रही है? मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो चीज ढूंढ कर दे देती हूँ। जब मुझे वो चीज नहीं मिल रही तो तुझे कहाँ से मिलेगी? ऊपर तक तो तेरे हाथ क्या नजर भी नहीं जाएगी। तू रहने दे, मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगी। माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, आपका पैर फिसल जाएगा। मैं स्टूल या सीढ़ी पर चढ़कर आपका सामान उतार दूंगी। बताइए, आपको क्या चाहिए? अच्छा, तो फिर मेरे लिए अचार का डिब्बा उतार दे। बहुत दिन से ऊपर ही रखा हुआ है, अब तक पक गया होगा। ठीक है माँ जी, आप जाकर कमरे में बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। संगीता के कहने पर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के जाते ही संगीता अपनी आंखें बंद करके अपने पैरों को लंबा कर लेती है और ऊपर से अचार की बरनी उतार देती है। वो थोड़ी देर बाद अपनी सास के कमरे में अचार की बरनी देकर आती है। तभी अचानक उसकी सास के मन में ये ख्याल आता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, घर पर स्टूल और सीढ़ी तो है ही नहीं, तो फिर संगीता ने इतनी ऊपर रखी कि अचार की बरनी कैसे उतार दी? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। थोड़ी देर बाद राजेश घर आता है तो शकुंतला उसे सारी बात बताती है। अरे, उसने कुर्सी पर चढ़कर उतार दी होगी माँ, और क्या गड़बड़ हो सकती है? वो कोई जादूगरनी थोड़ी ना है कि जादू से अपने पैरों को लंबा कर लेगी। बेटा, मुझे तो उस लड़की पर कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वो सचमुच कोई जादू करती हो। मैं एक बार फिर से उसे उतारने के लिए बोलती हूँ। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शकुंतला संगीता के पास जाती है। बहू, अभी ये अचार ठीक से गला नहीं है, तू इस बरनी को वापस ऊपर रख दे और ऊपर एक चावल का डब्बा रखा होगा, उसे नीचे उतार दियो। ठीक है माँ जी। उसे ये बोलकर शकुंतला अपने बेटे राजेश के साथ रसोई घर के दरवाजे के पीछे छिप जाती है। संगीता जैसे ही बरनी को ऊपर रखने के लिए अपने पैर लंबे करती है तो वो दोनों उसे देख लेते हैं। उसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो? अरे बेटा, मुझे तो इसे देखकर बहुत डर लग रहा है, जल्दी से भाग चल यहाँ से।
अरे ये आप दोनों ने क्या किया? मुझे छिपकर क्यों देखा? मैं आप दोनों को नहीं बताना चाहती थी कि मैं अपने पैरों को लंबा कर सकती हूँ। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि एक बूढ़ी दादी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि मैं जब भी चाहूंगी तो मेरा कद लंबा हो जाएगा। ये उनके आशीर्वाद का ही फल है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बहू? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का तुझे यही बोलती कि अपने पैरों की लंबाई सामान्य औरतों जितनी कर ले, ताकि कोई भी तेरा मजाक ना उड़ा सके। जब तेरे पास ही शक्ति है तो तू अभी अपने कद को थोड़ा लंबा कर ले। अपनी सास की बात मानकर संगीता अपने कद को सामान्य लड़कियों जितना लंबा कर लेती है। उस दिन के बाद जो भी संगीता को देखता है वो हैरान रह जाता है और उसके कद के लिए फिर कभी कोई उसका मजाक नहीं उड़ा पाता।